नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोग जो है फर्स्ट लॉ को देखें और उसको डेराइव किए, सेकंड लॉ डेराइव किया गया, थर्ड लॉ डेराइव किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, मैक्सवेल्स का। और आज जो हम लोग डेराइव करने वाले हैं वो मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। और फोर्थ लॉ काफी हिस्टोरिकली रूप से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लॉ में जो है मैक्सवेल के द्वारा जो है एम्पियर्स लॉ में मॉडिफिकेशन करके एक अलग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आइडिया है और जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली काफी रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट साबित हुआ करता है, खास करके आज के वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशंस वाले एज में, जहां पे हम लोग देखते हैं कि बिना वायर का एक्चुअली जो है इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रोपेगेट किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फोर्थ लॉ एक्चुअली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इसमें मैक्सवेल के द्वारा जो है एक इंपॉर्टेंट आइडिया को एक्चुअली जो है एक इंपॉर्टेंट समझिए तो प्रकृति का एक फेनोमेनन को नॉर्मली जो है एक तरह से सामने रखा गया जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का इंट्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके में हम लोग डिराइव करते समय देखेंगे कैसे वो नेचुरली रूप से एराइज करता है ये कॉन्सेप्ट जो है, और कैसे जो है नेचुरली रूप से एराइज करता है। तो मैक्सवेल्स के द्वारा आप मैक्सवेल्स का दूरदृष्टि समझ लीजिए या दूरदर्शिता समझ लीजिए या काफी ज्यादा प्रकृति में झांकने का एक कैपेबिलिटी समझ लीजिए, जिससे वो समझ पाए कि जो है डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का चीजें भी जो है एग्जिस्ट करा करता है, जिसको फ्लो करने के लिए कोई चार्ज वगैरह का जरूरत नहीं रहा करता है। तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया जो यहाँ पे आता है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में कर दिया गया मैक्सवेल्स के द्वारा जो है, ठीक है। तो हम लोग आज उसी सब के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग इसमें आज जो हम लोग डेराइव करने वाले रहेंगे मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और अच्छा तो रहेगा यही कि आप नोट भी अपना जो है रखे रहते हैं ताकि नोट भी करिएगा, ठीक है। यदि अभी तुरंत नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको जो है आगे एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब नोट किया रहेगा तभी आप रिवीजन कर पाइएगा। और रिवीजन जो चीज का होता है वही चीज आपको क्लियर रूप से जो है समझ में आया रहता है या आप उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। एक्चुअली एक बार में कोई जरूरी नहीं रहता है कि हर चीज को आप दिमाग पर रख पाइए, लेकिन जो है एक दो बार तीन बार रिवीजन करते करते उसका क्लियर पिक्चर एक्चुअली अंदर आने लगता है आपका जो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। तो मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए हम लोग जो है बेसिक रूप से इस्तेमाल करेंगे कि जो हम लोग का जो एम्पियर्स लॉ हुआ करता है, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, वी नो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ पढ़े होंगे, ठीक है, 12th से ही आपको पढ़ना रहता है एम्पियर्स लॉ के बारे में। ये किस तरह से पढ़े होंगे एम्पियर्स लॉ को, इसका फॉर्मेट इस तरह से पढ़े होंगे आप, बी डॉट डी एल, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और ये आपका जो है आई, ठीक है, म्यू नॉट जो कि आपका परमिएबिलिटी ऑफ द एयर हुआ करता है, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप जानते हैं कि जो कि आपका एम्पियर्स लॉ रहा करता है या एम्पियर्स सर्किटल लॉ बोला करता है, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। अभी हम लोग इसके मॉडिफाइड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। शुरुआत लेकिन हम लोग यहीं से करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ एक प्रॉब्लम एक्चुअली आता है, उस प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए मैक्सवेल के द्वारा एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है कंसीडर किया गया है, जो कि फिजिकली रूप से सही रहा करता है, ठीक है। तो ये जो आपको, इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। तो ये एम्पियर्स लॉ हुआ करता है, जो कि आप पहले से जानते होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उम्मीद तो करेंगे ही कि पीछे का टॉपिक आपको कम से कम 12th लेवल तक का क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रहा, इस म्यू नॉट को आप इधर लेकर के चले आइए, तो दिस इंप्लाइज आप इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर बाई म्यू नॉट, ठीक है, डॉट डी एल इज इक्वल टू आई, ठीक है, आई। तो इसको आप क्या लिखते हैं एक तरह से, ये आपको जो है सिंस बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, बी बाई म्यू नॉट, सॉरी एक मिनट, बी बाई म्यू नॉट जो आप लिख सकते हैं इक्वल टू आप इसको एच लिख सकते हैं, ठीक है, एच वेक्टर, मतलब आप बी वेक्टर इज इक्वल टू आप म्यू नॉट एच वेक्टर लिख सकते हैं। ये तो जाना पहचाना आपके पास रिलेशन है, ठीक है। और एच वेक्टर क्या हुआ करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ करता है, ठीक है। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरह से इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको जो है इसको इस्तेमाल करिए, तो आप बी बाई म्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, मतलब एच डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू आई आपको रहा करेगा, जो कि करंट है, ठीक है। करंट जो क्लोज्ड लूप एक्चुअली उससे जो फ्लो कर रहा है, करंट जो क्लोज्ड लूप रहा करता है, ठीक है, उससे जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट ही है आपको, जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ में आप पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है।
तो ये इक्वेशन आप जानते हैं, तो हम लोग इस वाले फॉर्म में इसको लेकर के चले। अब जो है थोड़ा नया बात है जो कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स के बारे में हम लोग जो है अलग से डिस्कशन किया हुआ मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सेक्शन में। बाकी हम आपको बताए होंगे कि कुछ थ्योरम आपको लगाने का वेक्टर कैलकुलस का जरूरत पड़ता है, अभी लगाएंगे हम लोग इसको जो है। पहले भी हम लोग स्टोक्स थ्योरम को लगाए होंगे, जस्ट थर्ड लॉ वाले में देखिएगा तो आपको जो है स्टोक्स थ्योरम्स लगाइएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम आप क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को जो है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को बदल सकते हैं। कोई भी वेक्टर फंक्शन है उसका क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस में, आप जो है सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में, लेकिन कर्ल के थ्रू आप करिएगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल का। तो आप समझिए कि ये भी एक तरह से वेक्टर है जिसमें एच वेक्टर एक्चुअली है। ठीक है, तो एच वेक्टर है तो इसको आप जो ट्रांसफॉर्म करिएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल से इसको जो है सरफेस इंटीग्रल में वाया क्या, कर्ल। तो आप इसको हिसाब से क्या लिख पाइएगा, इसको जो है इसको आप लिख सकते हैं यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ये आपका हो जाएगा क्या, ये डेल क्रॉस एच वेक्टर कर्ल ऑफ एच वेक्टर, इसको बोल सकते हैं कर्ल ऑफ एच वेक्टर डॉट डीएस। ठीक है, तो ये स्टोक्स थ्योरम लगा, ये मैथमेटिक्स का थ्योरम लगा है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है उसके सरफेस इंटीग्रल में वाया कर्ल वेक्टर कैसे उसको जो है हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है किया हुआ है। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो डेल क्रॉस एच वेक्टर डॉट डीएस इज इक्वल टू आपको क्या हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग एक सिंपल सा मैथमेटिक्स को जो है यूज किए, स्टोक्स थ्योरम को जो है। ठीक है, क्लियर है। तो आप चाहिएगा तो आप एक तरह से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं, हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, एक्चुअली कुछ किया नहीं गया, जो आपका पहले से जानकारी था एम्पियर्स लॉ उसको लगाया गया है। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h जो वेक्टर है इसका रिलेशन को इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, उसके बाद हम लोग जो है जस्ट मिनट ये था, उसके बाद फिर हम लोग जो सिंपल सा स्टोक्स थ्योरम को हम लोग प्रयोग में लिए एक्चुअली। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम को प्रयोग में लिए और उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन के पास पहुंच गए जो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब जो है हम लोग करेंट डेंसिटी को, ठीक है, या करंट को जो है हम लोग एक दूसरे में कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट। ठीक है, क्या राइट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट आई जो करंट एक्चुअली है, इस करंट को आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक सरफेस से यदि आपको पास करता हुआ करंट है, फ्लो करता हुआ सरफेस के थ्रू है, तो आप उसको जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जे वेक्टर क्या है, ये करंट डेंसिटी है। करंट क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो करंट पर यूनिट एरिया, और ये एरिया वाला टर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करंट वाला टर्म आया, टोटल हम लोग लिए हुए तो टोटल करंट आ जाएगा, मतलब करंट को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, फिर से बोल दे रहे हैं, करंट को ही हम लोग लिखे इस तरह से, ये करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब पर यूनिट एरिया वाला टर्म, और ये इनटू एरिया वाला टर्म। तो करंट वाला टर्म हो गया, टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं इंटीग्रल देख करके, तो टोटल करंट हम लोग का आ जाएगा, मतलब करंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 1 and 2 आप बोल सकते हैं, यूजिंग 1 and 2, 1 and 2 को आप प्रयोग करिएगा, पता नहीं अपने आप क्यों इस तरह से लिखा जा रहा है, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 का आप प्रयोग करिएगा तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, दोनों करंट टर्म है तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, डेल क्रॉस एच वेक्टर, मतलब कर्ल ऑफ एच वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर डॉट डीएस। ठीक है, डॉट डीएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीएस। ठीक है, तो आप दोनों देख रहे हैं, दोनों सरफेस इंटीग्रल है। थोड़ा मैथमेटिकल भाषा में और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो सरफेस इंटीग्रल को आप क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस समय आपको डीएस को लिखना पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट से मिलकर बना हुआ, एक्स वाई से या वाई जेड से या जेड एक्स से जो एक्चुअली। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन का भी उस समय प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सेल्फ अंडरस्टूड है कि आप जो है सरफेस इंटीग्रल लिए हुए हैं तो आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बातें। अब इसके बाद जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आप इसको लिख सकते हैं क्या, डेल क्रॉस एच, जो अंदर वाला टर्म है उसको आप इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक जैसा ही टर्म लिखा हुआ ना सरफेस इंटीग्रल, तो आप अंदर वाला टर्म को आप इक्वेट करके लिख सकते हैं, या आप इंटीग्रल के रूप में समझ सकते हैं। तो ये आपको जो है जे वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर हो गया। अब जो है एक हम लोग रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर कैलकुलस का।
पता होगा, नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैथमेटिकल फिजिक्स वाले सेक्शन में कभी डिस्कस किया हुआ रहेगा। वरना मैथमेटिक्स में आपको जो है सेकंड ईयर वगैरह में जो आपको पढ़ना रहता है वेक्टर कैलकुलस, इसमें आप इस तरह का थ्योरम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। किसी भी वेक्टर का यदि सपोज कर लीजिए कर्ल निकला हुआ और आप डाइवर्जेंस उसका ले लीजिएगा तो वो जीरो हो जाएगा हमेशा। कहने का मतलब है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये पहले से ही कर्ल है, इसका डाइवर्जेंस लीजिएगा तो ये जीरो दे देगा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर कैलकुलस रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग जो है अब ये कैसे होता है इसके बारे में जो है वेक्टर कैलकुलस में आप देख सकते हैं। एक्चुअली जो वो तो मैथमेटिक्स का रिजल्ट है जो कि हम आपको अभी जानकारी दी। ठीक है, कुछ बेसिक वेक्टर कैलकुलस का जानकारी आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना रहता है और वो भी आप जो है पार्ट 2 तक में पढ़ ही चुके रहते हैं। मेजोरिटी यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में ही रहता है, कुछ लोग को पार्ट 1 में भी इंट्रोड्यूस किया रहता है, लेकिन पार्ट 2 में पढ़ना ही रहता है। तो वेक्टर कैलकुलस आप उसी तरह से पढ़ते हैं जैसे आप पहले 11th में पढ़ाई जब फिजिक्स का करने लगे थे तो आप पहले ही जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह वेक्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए उसका जरूरत था एक्चुअली। ठीक है, बाकी सिलेबस में 12th में था, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस में मतलब मैथमेटिक्स जो है कैलकुलस 12th में था, लेकिन फिर भी आप फिजिक्स के लिए जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह वेक्टर वगैरह पहले पढ़े हुए। तो अभी तो आपको वेक्टर कैलकुलस तो अभी फिलहाल सिलेबस में ही आपका है, तो उसको आप अच्छा से पढ़े रहते हैं। ठीक है, बाकी जो रिजल्ट रहते हैं हम जानकारी दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं तो यूजिंग द रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? यूजिंग वेक्टर कैलकुलस रिजल्ट। ठीक है, ये वेक्टर कैलकुलस का फेमस रिजल्ट है। ठीक है, जो जानते होंगे जानते ही होंगे। ठीक है, यूजिंग वेक्टर कैलकुलस डाइवर्जेंस ऑफ, इसको हम लोग डाइवर्जेंस ले लेंगे इसका जो। ठीक है, डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल क्रॉस एच। ठीक है, डेल डॉट डेल क्रॉस एच। ठीक है, इज इक्वल टू डेल डॉट ये आपका जे वेक्टर, मतलब ये डाइवर्जेंस लिए। ठीक है, यूजिंग वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, हम लोग जो है क्या कर दिए, दोनों तरफ जो है डाइवर्जेंस लेनी है। अब डाइवर्जेंस ऑफ, अब मेन जो बात था ना कि जो आपका वेक्टर कैलकुलस का रिजल्ट ये बोलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर फंक्शन हो या फील्ड हो ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा ही जीरो होता है, इज ऑलवेज जीरो, ये हमेशा ही जीरो होता है, इज ऑलवेज जीरो। कैसे आप बोलते हैं कि एग्जांपल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है कोई दो परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो एक तरह से ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, कोई भी दो वेक्टर है यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ही। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए बता रहे थे आपको जो है, तो वैसे ही जो है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर तो यहाँ पे एच वेक्टर है तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये साइड जीरो होगा क्योंकि यही डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा आपको जीरो हो जाएगा, तो ये हिस्सा जीरो हो जाएगा। तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे। अब जो है यहां पे एक समस्या खड़ा होता है। क्या समस्या खड़ा होता है? ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इसको डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। जे वेक्टर जो है एक्चुअली क्या है, वो करंट डेंसिटी है। कौन सा करंट? जो आप नॉर्मल रूप से पहले से समझते आ रहे थे, करंट, कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर्स, जो आपको करंट क्रिएट होते हैं उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं। कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो आप ऐसे नॉर्मली रूप से जो है करंट का मतलब जो है कंडक्शन करंट ही समझते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पे जो सिचुएशन आया हुआ डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमेशा संभव नहीं है। ये मैथमेटिकली तो आ गया एक्चुअली, जो है आप इसको लेकर के चले आए मैथमेटिकली रूप से। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स अंधाधुन लगाने से जो है फिजिक्स में काम नहीं चला करता है। ठीक है, मैथमेटिक्स को सतर्कता रूप से आप लगाते हैं चीजों को, जहां फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसा रहता है उसके हिसाब से लगाते हैं। मैथमेटिक्स का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग हम लोग फिजिक्स में करा करते हैं। ठीक है, अंधाधुन मैथमेटिक्स लगाना कोई आपको मीनिंग नहीं एक्चुअली देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सतर्क होकर के कुछ मैथमेटिक्स लगाए तो जरूर थे, लेकिन जो रिजल्ट दे रहा है वो फिजिकली रूप से पॉसिबल नहीं रहता है एक्चुअली जो। ठीक है, क्या कहता है एक्चुअली, अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या क्रिएट होता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कहता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो बताता है कि डेल डॉट जे जो है हमेशा जीरो नहीं हुआ करता है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, तो इसके बारे में एक अलग सवाल एक तरह से हो गया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। हम आपको इसका जानकारी दे दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ हमेशा हर जगह जहां भी कोई चीजें फ्लो करता रहता है ना, चाहे फ्लूइड में आपको पढ़ रहे हो, चाहे ग्रेविटेशनल फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे यहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो जब भी आपको कोई चीजें फ्लो करता रहता है ना, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमेशा प्रयोग में होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली जो रहा करता है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट यहां पे सवाल खड़ा होता है, एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, बट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रहा करता है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, इधर ज्यादा दूर नहीं चला गया, ठीक है, वो आपको क्या बताता है कि डेल डॉट जे प्लस डोरो बाई डोटी ये जीरो हुआ करता है, ठीक है। तो फिजिकली रूप से जो है ये चीज जानकारी आपको देता है कि फिजिकली रूप से जो है भौतिक चीजों में जो घटना घटता रहता है चार्ज के साथ, ठीक है, या करंट के साथ, जो उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये जानकारी देता है कि डेल डॉट जे प्लस डोरो बाई डोटी इज इक्वल टू जीरो होता है। और ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये गलत रिजल्ट ला करके दे रहा था, डेल डॉट जे जो है एक्चुअली या अधूरा रिजल्ट आप बोल सकते हैं ला करके दे रहा था, ज्यादा अच्छा रहेगा अधूरा रिजल्ट देकर। इसलिए मैथमेटिक्स हम लोग अंधाधुन नहीं लगाया करते फिजिक्स में, ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स का प्रयोग करा करते हैं। कोई भी मैथमेटिक्स जानने वाला अच्छा कोई जरूरी नहीं रहता है कि फिजिक्स को जो है अच्छी तरह से वो डील कर पाए, लेकिन जो एक फिजिक्स को अच्छी तरह से डील कर पा रहे हो, मैथमेटिक्स की हर चीजों को लगभग वो समझ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हम लोग जो मैथमेटिक्स लगाते रहते हैं वो काफी सतर्कता से लगाते रहते हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मेंटेन करके लगाते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। तो सही मायने में देखा जाए तो प्रयोग जो है मैथमेटिक्स का जो है टेक्नोलॉजी में या फिजिक्स में बहुत ज्यादा एक्चुअली रहा करते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स ऐसे ही जान लेने से कुछ नहीं, वो कच्चा चीज है। और इधर जो आप इसको रिफाइंड करके जो एक तरह से आप आर्टिस्टिक वे में आप इसको बोल सकते हैं, या एक अच्छे डिजाइन के रूप में आप इसको जो है इस्तेमाल करा करते हैं, ठीक है। नेचर का डिजाइन समझने के लिए आप प्रकृति में जो भी चीजें हैं, चाहे एटम का संरचना हो, चाहे और भी जो भी चीज आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छी तरह से लॉजिकल वे में, एक पैटर्न वे में एक्चुअली जो है ये डिजाइन किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिक्स का प्रयोग करके इसको समझ सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स आने से आप नहीं, फिजिकल चीजें भी आपको पता रहना चाहिए कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, उसका कहाँ पे मीनिंग है। तो मैथमेटिक्स का अपना कुछ रेस्ट्रिक्शन है एक्चुअली, ठीक है, जो कि फिजिक्स आपको समझाता है नॉर्मली, जो कहाँ पे इसको किस सावधानी से एक्चुअली लगाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो खैर ये तो एक अलग मैटर हुआ, लेकिन बात ये था हम लोग जो बोल रहे थे, ठीक है, मेन मैटर जो ये था कि ये जो जानकारी दे रहा है ये अधूरा जानकारी दे रहा है, या आप थोड़ा सा लापरवाह होकर के बोलिएगा तो बोल सकते हैं ये गलत जानकारी दे रहा है। कौन? ये जो है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हुआ करता है वो ये हुआ करता है, ये डेल डॉट जे इज इक्वल टू जो है जीरो नहीं रहेगा। यदि आप देखिए तो डेल डॉट जे जो है आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस डोरो बाई डोटी बोल सकते हैं। देखिए ऐसे ही डेरिवेशन कर देना एक अलग बात है, लेकिन हम आपको यहां सावधान कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ एक्चुअली जो है, ठीक है, और कैसे जो है मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर देते हैं एक्चुअली। और मॉडिफिकेशन भी जो होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जो है सामने लाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है, ठीक है, जो कि समझिए आज के समय का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है एक्चुअली, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी वगैरह देखा करते हैं वो उससे इंस्पायर्ड एक्चुअली है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो देखिए एक्चुअली तो डेल डॉट जे जो है ये इतना हुआ करेगा, ये जीरो तभी हो सकता है जब आप गारंटी लेते हैं कि वो फील्ड जो है वो टाइम से जो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, या चार्ज फ्री वाले रीजन में एक्चुअली, या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आपका जो है क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम एक्चुअली, ठीक है। अब ये सब बात थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा लास्ट में जाएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेल डॉट जे जो है जीरो नहीं है, ये जीरो तभी होगा जब रो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड में एक्चुअली ऐसा जीरो हो सकता है, बाकी अदर केसेस में ये इतना वैल्यू का रहेगा। मतलब ये अधूरा रिजल्ट दे रहा है आपको जो, ठीक है, अधूरा जानकारी ये दे रहा है, क्योंकि जो पूरा जानकारी है वो तो ये है, और वो जीरो तभी होगा जब एक स्पेशल केस टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड होगा, तब ना उसका डेरिवेटिव करिएगा तो जीरो आएगा। समझ में आया ना? देखिए हम बहुत पूरा कोशिश करते चीजों को कहां पे प्रॉब्लम एक्चुअली, कहां से मैक्सवेल को जो ऐसा सोचने में मदद मिला, इस बात को समझाने के लिए इतना बोले, वरना तो ऐसे डेराइव करना रहता, इधर घूम करके तेजी से अपना लिखते हुए चले जाते, लेकिन उससे फील नहीं आता एक्चुअली जो, ठीक है। फिजिक्स का जो ब्यूटी एक्चुअली है वो आपको जो उसका समझ में नहीं आता, या उसको आप महसूस नहीं कर पाते एक्चुअली जो, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये जो बता रहा था ये रॉन्ग बता रहा था या इनकम्प्लीट बता रहा था, कंप्लीट बातें जो है ये रहा करता है। तो मैक्सवेल जो है इस चीज को, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया एक्चुअली, जो कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, इससे दूर होने के लिए जो है, ठीक है, मैक्सवेल के द्वारा जो है माना गया कि जो करंट है, जो कंडक्शन करंट जो रहा करता है, उसमें आप कुछ और भी करंट को जो है एज्यूम करिए। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का
जो वहां पे आया हुआ था ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये जो हम लोग का टर्म आया हुआ था डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, जो कि ये कंडक्शन करंट को बता रहा है। मैक्सवेल के द्वारा इसको मॉडिफाई किया गया एक्चुअली जो, ठीक है, कि सिर्फ ये कंडक्शन करंट नहीं होता है, कोई और एक करंट हिडन रूप में आप इसको कंसीडर करिए, और उस करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, जिसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रॉब्लम जो पहले हुआ क्या हुआ, डेल डॉट जे जीरो नहीं होता है, ठीक है, हर केस में डेल डॉट जे का वैल्यू हुआ करता है, जो कि बताया गया। तो इसको से उभरने के लिए जो है मैक्सवेल के द्वारा जो एक मॉडिफिकेशन किया गया कि डेल क्रॉस एच जो है सिर्फ जे नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं होता है, एक और करंट को वो कंसीडर किए जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली रहता है, ठीक है। तो अब इसको जो है डेल क्रॉस एच, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इक्वेशन एक्चुअली मान लेते हैं, इसको इक्वेशन जो है 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं ताकि इसको पुकार पाए, ठीक है, इसको बोल पाए। तो समझ में आया एक्चुअली। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ये बता रहा है डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताता है कि डेल डॉट जे जो है जीरो हमेशा नहीं होता, एक स्पेशल केस होता है। तो इस बात से उबरने के लिए जो है मैक्सवेल के द्वारा जो है कंसीडर किया गया, क्या कंसीडर किया गया, अब इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आया कि क्या हुआ एक्चुअली इस तरह से फ्लो करने के बाद, और मैक्सवेल क्यों जो है इसको मॉडिफाई कर दिया और एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द एबव कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास आपको समझ में आना चाहिए। इतना देर हम जब समझाएं एक्चुअली यही सब बात को समझाने के लिए कैसे फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली कैसे मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। मैथमेटिक्स का अंधाधुन इस्तेमाल नहीं कर देते, ठीक है, सोच समझ के लॉजिकल रूप से इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द एबव कंट्राडिक्शन, जो एबव कंट्राडिक्शन या प्रॉब्लम एक्चुअली जो क्रिएट हो गया, ठीक है, कंट्राडिक्शन एक विरोधाभास स्थिति या एक सवाल क्रिएट जो हो गया कि वो बोल रहा था जीरो होता और ये फिजिक्स जानकारी दे रहा है कि वो जीरो हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो मैक्सवेल जो है मैक्सवेल एज्यूम्ड क्या एज्यूम कर लिए, ठीक है, और ये काफी रिवॉल्यूशनरी आइडिया एक्चुअली एज्यूम कर लिए। मैक्सवेल एज्यूम्ड अनदर करंट जेडी, ठीक है, इसको एक जेडी टर्म से इसको जो है एज्यूम किया गया, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट रहता है। इसका हम लोग वैल्यू प्राप्त करेंगे एक्चुअली, मतलब ये मॉडिफाई कर दिया गया, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जो है उसको मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है। जिस एम्पियर्स लॉ को हम लोग समझ रहे थे उसमें एक अलग इंट्रोडक्शन जो है कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि डेल क्रॉस एच जो है सिर्फ जे नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये कंडक्शन करंट जो नॉर्मली रूप से करंट जानते थे वो नहीं होगा, एक और भी हिडन करंट है नेचर में जिसको अब तक नहीं जाना जा रहा था। मैक्सवेल के द्वारा उसको सामने लाया गया कि वो जो करंट है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं वो तो हम लोग आगे निकाल लेंगे एक्चुअली, लेकिन एक और टर्म को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट रहता है, और इसका नेचर बिल्कुल अलग रहा करता है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है, ठीक है, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो डेल क्रॉस एच जो, तो यही वाला जो मॉडिफाइड एक्चुअली लिया गया, मतलब डेल क्रॉस जे जो बता रहा था इक्वेशन 3 जो है, ठीक है, वो उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन किए, हम लोग जोड़े एक टर्म को अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, ठीक है। तो मॉडिफाइड इक्वेशन 3, ये बहुत रिवॉल्यूशनरी एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ये सब, मॉडिफाइड इक्वेशन 3, क्योंकि ये हम लोग ऐसे तो पढ़ रहे हैं सिलेबस में तो जानकारी है, तब ना अचानक सोच लेना इस तरह का सिचुएशन और उसको सामने रखना कि वास्तव में इसका वैल्यू ये है और इसका कई सारे इंटरप्रिटेशन है, ये एक अपने आप में समझिए कि वैचारिक उच्चता आप एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि मैक्सवेल के पास था, जिसके हिसाब से वो दूरदर्शिता से सोच पाए एक्चुअली जो, ठीक है। तो डेल क्रॉस एच, ठीक है, डेल क्रॉस एच जो है इसको जे नहीं लेकर के जे प्लस जेडी ले लिया गया, ठीक है। तो ये करंट जो है टोटल करंट जो हिडन था, जो हम लोग अब तक नहीं जान रहे थे, मैक्सवेल के द्वारा उसका जानकारी दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ। अब जो है यदि आप अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, जेडी बोल तो दिए, अब जेडी कितना होगा इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है, तो इसके में जो हो गया क्या, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड। अब हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे, टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, तो आपको भी पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, अभी जस्ट पता था ही, आपको बताया गया था डेल क्रॉस एच, ठीक है। तो ये डेल डॉट क्या हो जाएगा, ये जे और प्लस ये जेडी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, कहने का मतलब ये वाला वैल्यू आपको जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो गया। तो जीरो इज इक्वल टू ये डेल डॉट जे, ठीक है, वेक्टर प्लस जेडी वेक्टर, ठीक है। हम लोग कहां चल रहे हैं अब आगे, हम लोग जो है
जेडी को जो है खोज रहे हैं, जेडी को, ठीक है, जो ये हम लोग एक्स्ट्रा जो लिए थे ये स्टेप, ठीक है, इस वाले में जेडी जो टर्म है उसको खोज रहे हैं कि जेडी एक्चुअली क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हुआ। तो अब हम लोग एक एक करके इस पे बातों को लेते हैं कि डेल डॉट जे प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ डेल डॉट जे 0 नहीं होगा, डेल डॉट जे डी इसमें ऐड करना होगा, तब वो 0 आप स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, ये माइनस डेल डॉट जे, और फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये कहां से आता है ये एक अलग सवाल है, लेकिन ऐसा होता है, ये जानकारी अभी दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ही प्रूफ किया जा सकता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है और कैसे आता है। अभी हम लोग उसको यूज करेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, डेल डॉट जे डी जो होगा, ये आपको जो डेल डॉट जे प्लस डोरो बाई डो टी इज इक्वल टू 0 होता है। जस्ट बताए थे भी थोड़ा देर पहले। इसका मतलब है कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डोरो बाई डो टी होता है, जहां पे रो क्या है, रो जो है चार्ज डेंसिटी है, फर्स्ट लॉ से ही पढ़ रहे हैं एक्चुअली। रो का रिप्रेजेंटेशन हम लोग चार्ज डेंसिटी के लिए दिया करते हैं, जिसको अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ रो को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताया गया था ना, ठीक है। तो ये आपका डेल डॉट जे इज इक्वल टू दिस। तो मतलब आप डेल डॉट जे डी, इसमें आप देखिए यहां से, तो डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, माइनस ऑफ माइनस डोरो बाई डो टी, ठीक है, इज इक्वल टू ये डोरो बाई डो टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप डेल डॉट जे डी के जगह पे आप डोरो बाई डो टी लिख सकते हैं। अब जो है फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ, मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, पढ़े हुए ही हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर ना फोर्थ लॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ क्या बोला जाता है कि डेल डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू रो, जिसको आप अच्छा से लिखते हैं तो इसको जो है रो भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला करते हैं, ठीक है। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। तो आप यहां पर रख दीजिए इस वाले में, जस्ट ई कहां भागने लगा एक्चुअली, हाँ। तो ये आपका जो है यहां से आप डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू क्या होंगे, आप इसको रो के जगह पे क्या रख सकते हैं, डेल डॉट डी, ये रो वही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला रो, ठीक है, जहां पे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में वी नहीं लिखे, ठीक है, वो तो रिप्रेजेंटेशन रहता है, रो इंटू वी थोड़ी ना रहता है, रो जैसे रो 1 रो 2 रो 3 लिखते हैं, वैसे ही वो रो भी लिखा हुआ है जानकारी देने के लिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ये डेल डॉट क्या हो जाएगा, डी वेक्टर, ठीक है, ओवर डो टी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस और जो डेरिवेटिव रहता है वो आपस में कम्यूट कर सकते हैं, मतलब इसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं, मतलब डेल डॉट डो डी वेक्टर और बाई डो टी लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ डाइवर्जेंस, तो दिस इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हैं, जेडी इज इक्वल टू डो डी बाई डो टी, और डी वेक्टर क्या है, पहचान में है ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू ई के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जेडी का हम लोग वैल्यू खोजनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या है, उसका वैल्यू इतना है एक्चुअली, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सो डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस जेडी वेक्टर, ठीक है। और जेडी को अभी जस्ट खोज के लाए हम लोग, जो है क्या खोज के लाए, ये डो डी बाई डो टी हुआ करता है, और ये जो करंट रहा करता है, ये जो करंट एक्चुअली देख रहे हैं, ठीक है, ये जो करंट वाला टर्म एक्चुअली है, इस करंट वाले टर्म को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली बोला करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये अलग करंट एक्चुअली है। ये नॉर्मल सिचुएशन में जैसा करंट समझते हैं कि चार्ज के फ्लो के वजह से जो है ये करंट को चार्ज का जरूरत ही नहीं है, वैक्यूम में भी फ्लो कर सकता है, खाली जगह पे भी फ्लो कर सकता है एक्चुअली, ये डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली रहा करता है। और ये किस वजह से फ्लो करेगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्चुअली, जो ठीक है, जो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन समझ सकते हैं। डी वेक्टर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं चाहिएगा तो, ठीक है। इस वाले टर्म को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको जे वेक्टर प्लस इसको जो है डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर,
तो एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, तो आप इसको डो ई बाई डो टी भी लिख सकते हैं ना, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, तो एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालिएगा तो ये होगा। मतलब ये जो करंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के वेरिएशन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूस होता है, और इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, बिना चार्ज का ये फ्लो कर सकता है एक्चुअली जो, ठीक है। आश्चर्य वाली बात ये है कि बिना चार्ज का फ्लो कर सकता है एक्चुअली जो, ठीक है। वैक्यूम में भी फ्लो कर सकता है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे नॉर्मल सिचुएशन में कि वैक्यूम में करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि चार्ज के सहारे आप करंट का आइडिया लिए होंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड यही करंट क्रिएट कर देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यही करंट करके देता है, करंट फ्लो करके देता है, ठीक है। लेकिन ये बता रहा है कि चार्ज का जरूरत ही नहीं एक्चुअली। कौन वाला टर्म? ये वाला डिस्प्लेसमेंट टर्म वाला। तो ये जो जे वाला जो टर्म है ना, ये कंडक्शन करंट है और वो वाला डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसी को हम लोग जो है थोड़ा ढंग से जब जानकारी दे करके लिखते हैं, ठीक है, जानकारी दे करके, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, इस वाले टर्म को हम लोग जेसी पहचान देने के लिए कि कंडक्शन करंट है जो कि चार्ज कैरियर्स में उसमें जरूरत है। लेकिन ये जो करंट रहा करता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसको चार्ज कैरियर्स का कोई जरूरत ही नहीं, वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन इसको चाहिए एक्चुअली, ठीक है। वो मिलता है वो फ्लो कर जाएगा करंट एक्चुअली जो है, ठीक है, बिना चार्ज का। तो यही तो कंक्लूजन था आपका, ठीक है। हम लोग इन्हीं बातों में जो है करते करते हम लोग जो है मैक्सवेल्स का जो है फोर्थ लॉ प्रूफ कर दिए। डेल क्रॉस एच जो हुआ करता है वो क्या होता है, जेसी, ठीक है, प्लस ये डो डी बाई डो टी, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट रहा करता है। इसको हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट करंट बोला करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे आगे, ठीक है, कि ये क्या होता है, इसका क्या फीचर्स रहता है इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल में भी इसके बारे में हम लोग इसको खोजें कि ये एक अलग करंट रहा करता है, ठीक है। तो यही आपका मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ था, ठीक है। यही जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आपका जो है मैक्सवेल्स कौन था, मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ था। यही जो इक्वेशन है आपका ये मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ एक्चुअली, ठीक है। तो समझ में आया, थोड़ा हल्का सा लेंदी था, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे भी ग्रेजुएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन बातों को एकदम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने के लिए आपको जो है हर बात को समझाएगा। कैसे समझाया गया कि कैसे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पहले और कैसे फिर मैक्सवेल उसको जो रिजॉल्व किए, और जो माने एक्चुअली उसको फिर सामने ला करके भी दिए कि जो माना गया उसका वैल्यू कितना होगा, वो इतना होगा एक्चुअली जो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये कैसा टाइप का करंट होता है, ये नॉर्मल करंट हम लोग देख रहे हैं या जानते हैं उससे कैसे ये अलग है एक्चुअली, ठीक है। तो एक अलग से टॉपिक बना देंगे जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो हम इसको जो है थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे ताकि आप थोड़ा नोट कर पाइए, ठीक है, थोड़ा नोट कर पाइए, या कभी आपको एग्जाम वगैरह में जरूरत रहता है तो आप इसको जो है तेजी से इसको देख सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग काम में लिए, ठीक है। हम लोग यहां तक तो इसको दिखाए ही थे, डेल क्रॉस एच तक हम लोग पहुंचे थे, उसके बाद हम लोग जो है इस प्रॉब्लम के साथ हम लोग आए, ठीक है। जस्ट ए मिनट, ये स्क्रॉल होना है थोड़ा सा, इसको थोड़ा स्क्रॉल इसलिए कर दे रहे ताकि आप इसको नोट कर पाइए एक्चुअली जो, ठीक है। ये आपका हुआ, यहां से फिर हम लोग जो है इस प्रॉब्लम के पास आ गए थे जहां पे डेल डॉट जे जीरो प्रूफ कर दे रहा है, ठीक है, मैथमेटिकली रूप से, जो कि सही नहीं है। फिजिकली रूप से फिजिक्स बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली रूप से। तो ऐसा होने के लिए क्या मानने का जरूरत पड़ा मैक्सवेल को, ठीक है, तो उसके बारे में फिर हम लोग आगे जानकारी दिए, ठीक है। और इस तरह से हम लोग सिंपली रूप से स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग जो है इस कंक्लूजन के पास पहुंच गए। सारा बात आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। कैसे कोई कविता और कहानी पढ़ते हैं, हर चीज को जो है आप समझते हैं, इमेजिन करते हैं, भावनाओं में डूबते हैं एक्चुअली ये, वैसे ही ये एक्चुअली जो लॉजिकल चीज है, ठीक है। इसमें आप सारी चीजों को जो एक तरह से एक्सपीरियंस करते हैं कि वास्तव में क्या एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था, कैसे उसको रिजॉल्व किया गया, ठीक है। अब सवाल उठता है थोड़ा कि वो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखे थे वो कैसे लिख दिए थे, ठीक है। तो ये एक अलग सवाल है, उसको हम लोग अलग से प्रूफ कर लेंगे, प्लेलिस्ट में आप उसको देख लीजिएगा। उसका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या हुआ करता है इसके बारे में भी अलग से देंगे, ठीक है। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर इसका एप्लीकेशंस करेंगे। अब जितने भी टॉपिक रहेंगे इसके एप्लीकेशंस होंगे, किसके, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।